माँ उसे समझा रही थी, बेटा दामाद जी सिंगापुर जा रहे हैं, ऐसे में तुम नौकरी पर जाओगी तो बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। मेरी बात मानो, तुम नौकरी छोड़ दो। वैसे भी अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दामाद जी की इतनी अच्छी नौकरी है कि पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खुद का अपना घर है, गाड़ी है, और क्या चाहिए। माँ, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती हो कि मैं नौकरी पर चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों को तुम्हें संभालना पड़ेगा। ये दकियानुसी बातें घुमा फिरा कर क्यों करती हो? अदिति विफर कर बोली, इतनी मेहनत और खर्च करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और कितने संघर्ष किए हैं, तब जाकर ये नौकरी मिली है। उसे क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाने दूं? तुम्हें मेरे पास रहकर गुड़िया को नहीं संभालना तो साफ साफ बोल दो। तुम्हारी तरह मेरी सास भी बहाने बनाने लगती है। किसी को मेरा नौकरी पर जाना पसंद नहीं है। अब ये मेरा मामला है तो इसे मैं ही सुलझा लूँगी। विमला को मैंने सब कुछ समझा दिया है, वो मेरे बच्चे को अच्छे से संभाल लेगी। वह यहीं मेरे साथ रहने को राजी भी है। ऐसी बात नहीं है अदिति। माँ फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, अब हम लोगों की उम्र ढल गई है, अपना ही शरीर नहीं संभलता तो दूसरे को हम बूढ़ी औरतें क्या संभाल पाएंगी। 100 तरह के रोग लग गए हैं शरीर में, इसलिए ऐसा कह रही थी। बच्चे की सिर्फ माँ ही बेहतर देखभाल कर सकती है। माँ, मैं फिर कहती हूँ, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है और मुझे बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली है। नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दूँ। माँ जी का वह मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। शेखर बीच में बोला, अभी गुड़िया बहुत छोटी है और माँ जी अपने जमाने के हिसाब से बातें समझा रही है। गुड़िया की चंचल हरकतें बढ़ती जा रही है। 2 साल की उम्र ही क्या होती है। हाँ शेखर, तुम तो नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ही, आखिर मर्द हो ना। अब जो तुम्हारे जी में आए सो करो। शेखर पैर पटकते हुए वहां से जाते हुए बोला, परसों मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है, महीने भर का कार्यक्रम है। बस मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। मेम साहब, मैं बच्ची देख लूँगी। विमला पान चबाते हुए बीच में आकर बोली, आखिर हमें भी तो अपना पेट पालना है। तुम्हें अपने बनाव श्रृंगार से फुर्सत हो तब तो तुम बच्ची को देखोगी। अदिति की सास बीच में आकर बोली, हम जरा बीमार क्या हुए, फालतू हो गए। घर में 100 तरह के काम हैं, सब तरफ से भरे पूरे हैं हम। एक बच्चे की कमी थी, वह भी पूरी हो गई। हमें और क्या चाहिए। देखिए बहन जी, आप ही इसे समझाएं कि ऐसे में कोई ज़रूरी तो नहीं कि यह नौकरी करे। अब वे अदिति की माँ से मुखातिब थी। 4 साल तो नौकरी कर ली, अब यह झंझट छोड़े और चैन से घर में रहे। अब मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगने वाली। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मुझे भी अपनी आज़ादी चाहिए। मैं आम औरतों की तरह नहीं जी सकती। मुझे भी तो काम और पैसा चाहिए मेम साहब। विमला खीसे निपोर कर बोली, आप निश्चिंत होकर चाकरी करो, मैं भी 4 रोटी खाकर यहीं पड़ी रहूंगी, घर और गुड़िया को देख लूंगी। विमला, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अदिति चहकते हुए बोली, ये पुराने जमाने के लोग हैं, आगे की क्या सोचेंगे। मुझ में हुनर है तो मुझे इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। ऑफिस में मेरा नाम और इज्जत है, आखिर नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से आई है यह विमला। अदिति की माँ उसकी सास से बोली, ना पता ना ठिकाना, मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है, अदिति की तो मत्ती मारी गई है। विमला इस मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसने अदिति के घर में भी काम पकड़ लिया था। अब वह अदिति के भरोसेमंद बन गई थी। काम के बहाने वह ज़्यादातर यहीं रहकर अदिति की हमराज भी बन गई थी। अदिति उसे पाकर खुश थी।
घर में बूढ़े सास ससुर थे, मगर वे अपनी ही बीमारी के चलते ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। शेखर अपने संस्थान के खास इंजीनियर थे। सिंगापुर की एक नामी यूनिवर्सिटी में 1 महीने की खास ट्रेनिंग के लिए उनका चयन किया गया था। इस ट्रेनिंग के पूरे होने के बाद उनकी डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन तय था, मगर उनका नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। वे उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए अदिति ने अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहा था, मगर माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया, तो अदिति को निराशा हुई। अब वह विमला के चलते आश्वस्त थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक ही चले। विमला के साथ गुड़िया हिल मिल गई थी और उसके खान पान और रख रखाव में अब कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन शाम को अदिति ऑफिस से घर लौटी तो उसे घर में सन्नाटा पसरा दिखा। आमतौर पर उसके घर आते ही गुड़िया उछलकर उसके सामने चली आती थी, मगर आज ना तो उसका और ना ही विमला का कोई अता पता था। अदिति ने ससुर के कमरे में जाकर झांका। वहां सास बैठी थी और वे ससुर के तलवे पर तेल मल रही थी। आपने गुड़िया को देखा क्या? अदिति ने सवाल किया। विमला भी नहीं दिखाई दे रही है। वह अक्सर उसे पार्क में घुमाने ले जाती है, सास बोली। आती ही होगी। अदिति हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं था। आमतौर पर ऑफिस से आने पर वह गुड़िया से बातें करके हल्की हो जाती थी। तब तक विमला चाय नाश्ता तैयार कर उसे दे देती थी। अदिति उठकर रसोई घर में गई, चाय बनाकर सास ससुर को दी और खुद चाय का प्याला पकड़कर ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही शेखर का फ़ोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद शेखर ने पूछा, गुड़िया कहाँ है? विमला उसे कहीं घुमाने ले गई है। अदिति ने उसे आश्वस्त किया। बस वह आती ही होगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और अब तक ना विमला का कोई पता था और ना ही गुड़िया का। अदिति बेचैनी से उठकर घर में ही टहलने लगी। पूरा घर जैसे सन्नाटे से भरा था। बाहर जरा सी भी आहट हुई नहीं कि वह उधर ही देखने लगती थी। अब अदिति ने पड़ोस में जाने की सोची कि वहीं किसी से पूछ ले कि गुड़िया को साथ लेकर विमला कहीं वहां तो नहीं बैठी है, कि अचानक उसका फ़ोन घनघनाया। अदिति ने लपक कर फ़ोन उठाया। तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। उधर से एक रोबदार आवाज़ आई। बच्ची की सलामत वापसी के लिए 30 लाख रुपए तैयार रखना। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, हम 30 लाख रुपए की जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? 5 लाख के जेवरात है तुम्हारे पास, 10 लाख की गाड़ी है, तुम्हारे बैंक खाते में 1 लाख रुपए बेकार में पड़े हैं और शेखर के खाते में 12 लाख है। घर में बैठा बूढ़ा पेंशन पाता है, उसके पास भी 2-4 लाख होंगे ही। हम ज़्यादा नहीं, 30 लाख ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारी गुड़िया की जान की कीमत इससे कम है क्या? अदिति को धरती घूमती नजर आ रही थी। बदमाशों को उसके घर के हालात का पूरा पता था, तभी तो बैंक में रखे रुपयों और जेवरात की उन्हें जानकारी है। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया। देखते ही देखते पूरा घर भर गया। शेखर के दोस्त संतोष ने अदिति को सलाह दी कि उसे शेखर को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देनी चाहिए, मगर अदिति के दफ्तर में काम करने वाली सुमन तुरंत बोली, यह हमारी समस्या है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। हम औरतें हैं तो क्या हुआ? जब हम ऑफिस की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा सकती हैं तो इसे भी हमें ही सुलझाना चाहिए। ज़रा सब्र से काम लेकर हम इस समस्या का हल निकालें तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। संतोष ने अपनी सहमति जताई। तो अब हम क्या करें? अदिति अब खुद को संतुलित करते हुए बोली, अब मुझे भी यही ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दे देते हैं। सुमन बोली, हमारे ऑफिस के ही करीम भाई के एक परिचित पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनसे मदद मिल जाएगी।
तो फ़ोन करो ना उन्हें, संतोष बोला। उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे। अदिति ने करीम भाई को फ़ोन लगाया तो वे आधी रात को ही वहां पहुंच गए। मैंने अपने कजिन अजमल को, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, फ़ोन कर दिया है, बस आता ही होगा, करीम भाई ने कहा। करीम भाई ने अदिति को हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को अजमल जल्दी ही ढूंढ निकालेगा। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने आते ही अदिति से कुछ ज़रूरी सवाल पूछे। नौकरानी विमला की जानकारी ली और सबको पुलिस स्टेशन ले गए। FIR दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर अजमल बोले, अदिति जी, इस समय यहाँ एक रैकेट काम कर रहा है। यह वारदात उसी की एक कड़ी है। हम उन लोगों तक पहुँचने ही वाले हैं। दिक्कत बस यही है कि इसे राजनीतिक सरपरस्ती मिली हुई है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। अभी आप घर जाएं और जब अपहरण करने वालों का फ़ोन आए तो उनसे गंभीरतापूर्वक बात करें। अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। इतना बड़ा हादसा हो और नींद आए तो कैसे? रात जैसे आंखों में कट गई। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी पता नहीं। सास ससुर का भी रोते रोते बुरा हाल था। माँ उसे अलग कोस रही थी। और कर ले नौकरी, मैं कह रही थी ना कि बच्चों की देखभाल माँ ही बेहतर कर सकती है। मगर इसे तो अपने समाज की इज्जत और रोब रुतबे का ही ख्याल था। अदिति ने अपने कमरे में जाकर अटैची निकाली। अलमारी खोलकर पैसे देखने लगी कि उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। क्या हुआ? रुपयों का इंतजाम कर रही हूँ। वह बोली, तुम कहाँ हो? जल्दी बोलो कि मैं वहाँ आऊँ। अभी इतनी जल्दी क्या है? उधर से हंसने की आवाज़ आकर बंद हो गई। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसके घर में आए और दोबारा जब उससे विमला के फ़ोन पर पते की बात पूछी तो वह घबरा गई। वह तो इस मोहल्ले में कई साल से रहती थी। अब यह बिल्कुल आईने की तरफ साफ हो चुका है कि इस अपहरण में उसका ही हाथ है। तभी तो आपके जेवरात और बैंक खाते के बारे में बदमाशों को गहरी जानकारी थी। पुलिस अब अगली कार्यवाही में जुट गई थी। उसने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल रहे थे। पुलिस भी पास के जिलों के जंगल पहाड़ों तक में खाक छान रही थी। 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक गुड़िया का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं था। शाम के समय अदिति के पास फिर से बदमाशों का फ़ोन आया। वह उल्टे उन्हें ही डांटने लगी। मैं रुपये लेकर बैठी हूँ और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। मैं शाम को शहर के बॉर्डर पर बागडिया टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास बने आउट हाउस में अटैची लेकर अपनी एक सहेली के साथ रहूँगी। और हाँ, तुम भी पुलिस को कुछ न बताना और मेरी बेटी को छोड़कर रुपये ले जाना। अरे, पुलिस को कुछ न बताने की बात तो मेरी थी और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए कह रही हूँ। शहर के उस एरिया में एक पुराना इंडस्ट्रियल एस्टेट था जिसमें पुरानी खंडहर उजाड़ फैक्ट्रियाँ थी। अदिति ने अपनी गाड़ी निकाली और सुमन के साथ अटैची लेकर बैठ गई। कई एकड़ में फैली उस फैक्ट्री में कोई आता जाता नहीं था। उसके ठीक नीचे नाला बह रहा था। वे दोनों वहीं एक दीवार की ओट में बैठ गई जहां से चारों तरफ का मंजर दिखता था। अचानक उस उजाड़ फैक्ट्री की एक बिल्डिंग के अंदर से 2 आदमी बाहर निकले। उनके पीछे नौकरानी विमला भी गुड़िया को लिए दिखाई दी। उन दोनों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। वह पिस्तौल को जेब में रखते हुए बोला, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह अटैची लेने के लिए आगे बढ़ा। अचानक बिजली की तेज़ी से अदिति ने उसे अटैची देते वक्त जोरों का धक्का दिया तो वह आदमी अटैची को लिए हुए ही नाले में जा गिरा। उसे गिरता देखकर दूसरा आदमी एकदम से भाग खड़ा हुआ। सुमन दौड़कर गुड़िया की ओर लपकी तो विमला उसे छोड़कर भाग निकली। अदिति और सुमन ने जल्दी गुड़िया के बंधन खोले। गुड़िया उनसे चिपट कर रोने लगी। आपने तो कमाल कर दिया अदिति जी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल उसकी तारीफ करने लगा था। हमें मालूम पड़ा कि आप इधर आ रही हैं तो हमने भी आपका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचे। थोड़ी देर में उस घायल मुजरिम के साथ पुलिस आती दिखी जो नाले में जा गिरा था।
एक पुलिस वाले के हाथ में अटैची भी थी। पुलिस इंस्पेक्टर अजमल ने अटैची खोली तो उसे हंसी आ गई। अटैची में पुरानी किताबें, पत्रिकाएं और अखबार भरे थे। उस भारी अटैची को समेट न पाने के चलते ही वह आदमी अदिति के एक धक्के से नाले में लुढ़क गया था। आपके इस साहस से न सिर्फ आपको अपनी बेटी मिली है, बल्कि हमें भी एक खतरनाक मुजरिम मिला है। अब इसके जरिए सारे मुजरिम हवालात में होंगे। मैं आपके इस साहस की तारीफ करता हूँ। फिलहाल तो आप अपनी बेटी को लेकर घर जाइए, बाकी औपचारिकताएं बाद में होंगी। अरे भाई, अदिति के साहस के कायल हम भी हैं, करीम भाई बोला। तभी तो ऑफिस की खास फाइलें इन्हीं के पास आती है। अदिति एक माँ भी है करीम जी, और एक माँ अपनी औलाद के लिए शेर को भी मात दे सकती है। सुमन बोल पड़ी। अदिति, अब घर चलो। गुड़िया को सामान्य करते हुए तुम्हें खुद को भी सामान्य होना है। आगे का काम पुलिस पूरा कर लेगी। दोस्तों, आजकल किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, यही इस कहानी में बताया गया है। बिना जाने समझे किसी को भी अपने घर में काम पर नहीं रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।